हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाली क्लास में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछली क्लास में छूट चुकी है, और साथ ही में इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर इलेक्ट्रिक चार्ज शो करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किस टाइप की क्वांटिटी होती है। आप लोगों को पता होगा कि क्वांटिटी दो टाइप की होती है, पहली स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, उसका खुद का डायरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एंड वेक्टर क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास खुद का मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज किस में आएगा? स्केलर क्वांटिटी में आएगा। इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। एसआई यूनिट का सिंबल कैपिटल सी होता है। और लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है m की पावर 0, l की पावर 0, p की पावर 1, a की पावर 1। यहाँ पे एक नया टर्म आपको दिखाई दे रहा है a। यहाँ पर जो a है, इसके पहले आप 11th क्लास में जितने भी डायमेंशनल फार्मूला पढ़े होंगे उसमें mlt का यूज किया जाता था। यहाँ पे जो m है, m की मीनिंग होती है मास, ये आपको पता होगा। m की मीनिंग होती है मास, l की मीनिंग होती है लेंथ, t की मीनिंग होती है टाइम, एंड a की मीनिंग, ये नया टर्म है, इसकी मीनिंग होती है एम्पियर। तो एम्पियर जो है ये करंट की एसआई यूनिट है, करंट से ये टर्म यहां पर आया है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पर I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, Q यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज है और T यहाँ पर टाइम है। यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम ये बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहाँ पे चार्ज अपॉन टाइम है, तो हम ये बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस फार्मूले का यूज करके डायमेंशनल फार्मूला इलेक्ट्रिक चार्ज का निकाला जाता है। यहाँ से हम Q का फार्मूला बना लेते हैं, Q = IT। Q = हो जाएगा, यहाँ पे अब सबकी एसआई यूनिट हम रख रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? A, एम्पियर, और जो T है यहाँ पर टाइम, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो हम एम्पियर सेकेंड इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनाओगे तो डायमेंशनल फार्मूले में हम चारों टर्म यूज करेंगे, M, L, T, A, क्योंकि यहाँ पर नया टर्म आया है इलेक्ट्रिक करंट की जो कि यूज होता है A। तो डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, M की पावर यहाँ पर 0 है, L की पावर भी 0 है, L यहाँ पर नहीं है और ना ही M है, T यहाँ पर है, T की पावर 1 है, सेकेंड की पावर यहाँ पर 1 है और A की पावर 1 है। इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। तो अब आगे हम जो भी डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हो, करंट से रिलेटेड हो, सारे डायमेंशनल फार्मूले में A का यूज होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती है जो वो शो करता है। पहली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन। सबसे पहले हम क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन। यहाँ पे जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन की मीनिंग होती है एनीथिंग विच अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। अब उसका अमाउंट कितना रहेगा ये हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 2 बॉडी है, बॉडी A, बॉडी B, दोनों को आपस में रब कराया गया।
रब कराने के बाद ये देखा गया कि एक बॉडी दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। हम यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ पर बॉडी ए बॉडी बी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। अभी हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी नहीं मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अब इस एग्जांपल के थ्रू हम ये समझेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो कितना चार्ज ट्रांसफर होता है कि और उस चार्ज का कितना अमाउंट होता है। क्योंकि हमने जो पहली प्रॉपर्टी के बारे में मैंने जो आपको बताया था कि क्वांटाइजेशन की मीनिंग क्या होती है, एनीथिंग विच अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा जब ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में तो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज ट्रांसफर होता है और फिक्स्ड अमाउंट का चार्ज प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में। तो इसे समझने के लिए हम ये मान लेते हैं कि बॉडी ए बॉडी बी को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। तो हम लिखेंगे चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा बॉडी ए से बॉडी बी में तो कितना चार्ज अपने साथ कैरी करेगा। तो इसका आंसर है 1.6 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। आपको पता होगा कि सिंगल चार्ज में सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरीके से यदि हम ये मान ले कि बॉडी ए बॉडी बी को 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करिए, अभी हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की थे, अब मान लेते कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते। हम यहाँ पे लिखेंगे चार्ज कैरीड बाय 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरीके से यदि बॉडी ए बॉडी बी को 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है तो हम इसे लिखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरीड बाय 3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये जितना भी जो भी चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है कौन सी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी बी में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे तो कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हम निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। और कौन से बॉडी की बात हो रही है, बॉडी बी में। तो बॉडी बी में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है इतना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा माइनस में। 2 इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होंगे तो इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांसफर होंगे तो इतना चार्ज प्रोड्यूस होगा। इसी तरीके से यदि हम बोले चार्ज कैरीड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर n नंबर की बात करें, मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रही है ये नहीं मालूम, हमने उसको मान लिया n। तो जो फार्मूला हमारे पास बनेगा n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम बनेगा और यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर जो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम है ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। दो नाम से जाना जाता है, फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। यदि हम फंडामेंटल चार्ज को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं चार्ज कैरीड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज और एलिमेंट्री चार्ज। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा चार्ज कैरीड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने मान ली टोटल चार्ज जितना कैरी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन Q है, Q इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू E। E यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल चार्ज है, तो यहाँ पे E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज है, फंडामेंटल चार्ज है, तो आपको ध्यान रखना है। पर यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और बॉडी बी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी बी में निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा Q इज इक्वल टू माइनस एन बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, माइनस होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बॉडी ए की बात करें, ए, अब बॉडी ए के लिए हम देख रहे हैं तो बॉडी ए में क्या हो रहा है, बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बॉडी बी में, तो बॉडी बी में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में इंक्रीज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन
when one electron transfer body A to body B, बॉडी A से बॉडी B में जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तब बॉडी A में प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, when टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बॉडी A टू बॉडी B, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। वैसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तब 3 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हम यहां से भी एक फार्मूला बना सकते हैं। यहां से क्या फार्मूला आ जाएगा, when n number of electron transfer from body A to body B, तब हमारे पास जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा n इंटू ई। बस यहाँ पे प्लस आएगा, इसमें माइनस आया था क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में ज्यादा है। इस तरीके से Q इज इक्वल टू एन फार्मूला आया, यहाँ पे भी Q इज इक्वल टू एन आया, बट यहाँ माइनस में है। तो हम जो कॉमन फार्मूला लिखेंगे, हमारा कॉमन फार्मूला बन जाएगा, कॉमन फार्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। यहाँ पे जो प्लस है पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तब प्लस का साइन यूज करेंगे, और निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा तब माइनस का साइन यूज करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो चार्ज एग्जिस्ट करता है, जो चार्ज अवेलेबल होता है, हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। उसका अमाउंट कितना रहेगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटाइजेशन, इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज always exist in integral multiple of elementary charge या fundamental charge। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज के। इट मीन्स Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। तो ये हमारे पास क्वांटाइजेशन का फार्मूला आ गया। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं कि चार्ज कितने अमाउंट में अवेलेबल रहेगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। दो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 5, ये कुछ चार्जेस है जो हमको दिए हुए हैं। और दूसरे एग्जांपल में हम लेते हैं 1.5 e प्लस माइनस 1.3 e। यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज है 1.2 e प्लस माइनस। अब यहाँ पर यदि हम चार्ज के अवेलेबिलिटी की बात करें तो 2e जो चार्ज है, 3e जो चार्ज है और 5e जो चार्ज है ये अवेलेबल रहेगा, बट ये सारे चार्ज अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसका कारण क्या है, मतलब किसी भी बॉडी में इतना चार्ज तो प्रोड्यूस हो सकता है लेकिन इतना चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। क्यों प्रोड्यूस नहीं हो सकता,
क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, हमेशा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। और एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज ले जाता है अपने साथ? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो उसी का इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज ट्रांसफर होता है। यहां पर जो Q है, Q इज इक्वल टू है इलेक्ट्रिक चार्ज, n यहां पर है इंटीग्रल नंबर, इंटीग्रल नंबर क्या होते हैं? एग्जाम्पल इसके +-1, +-2, +-3, +-4 ऐसे एक्सेट्रा। आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे किसमें आएंगे? इंटीग्रल नंबर में आएंगे। और यहाँ पे जो E है, E इज इक्वल टू है यहाँ पर फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस में और प्रोटॉन के लिए प्लस में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रहेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि एडिशन अलग अलग टाइप का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में जब हम क्वांटिटी को सम करेंगे, वैल्यूज को जब हम सम करेंगे, तो एल्जेब्रिक सम मेथड से डिफरेंट मेथड होती है। एल्जेब्रिक सम मेथड मतलब जो नॉर्मल मेथड, जो हम दो क्वांटिटी या दो नंबर को जब हम सम करते हैं, नॉर्मल सम जब हम करते हैं तो एल्जेब्रिक सम मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होने के कारण यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज का एडिशन करें तो यहाँ पर हम वेक्टर एडिशन मेथड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। यहाँ पर हम कौन सी मेथड यूज करेंगे? एल्जेब्रिक सम मेथड, जो कि हम नॉर्मल नंबरों को जब ऐड करते हैं उस टाइम जिस मेथड का यूज करते हैं उसी मेथड का यूज हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड करने में करेंगे। तो जो एडिटिविटी की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, इसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी aided by algebraic sum method। एल्जेब्रिक सम मेथड का यूज करके हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड कर सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में इनिशियली कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अब इस बॉडी में हमने कुछ चार्ज ट्रांसफर किए। मान ली हमने पहले ट्रांसफर किए +3 E, यहाँ पर क्या एलिमेंट्री चार्ज है? एलिमेंट्री चार्ज मतलब एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पहले हमने +3 चार्ज इसमें ट्रांसफर किए इस बॉडी में, इसके बाद +2E चार्ज ट्रांसफर किए, फिर -3 चार्ज ट्रांसफर किए, 5+5E चार्ज ट्रांसफर किए, 6+6E चार्ज ट्रांसफर किए। अब यदि हम इस बॉडी का टोटल नेट चार्ज निकालें, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा +3E +2E +3E +2E +6E +5E -3। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐड करते हैं तो नॉर्मल अलजेब्रिक सम मेथड से ऐड करते हैं।
तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना आ जाएगा 5, 11, 16, 16 माइनस 3, 13 E। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ all the charges present inside the object। तब एडिटिविटी को यदि हम और अलग तरीके से यदि हम लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं the algebraic sum, the total charge on an body, on an object या body object is equal to the algebraic sum of all the charges present inside the ऑब्जेक्ट के अंदर यदि हमको टोटल चार्ज निकालना है तो टोटल चार्ज निकालने के लिए उसमें जितने भी चार्ज प्रेजेंट होंगे उसके अंदर उन सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम कर दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अलावा भी बहुत सारे कंजर्वेशन के बारे में हमने पढ़ा था। यदि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखें तो इसकी मीनिंग क्या होती है? Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred one form to another form. That means एनर्जी को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब कि ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही तो नष्ट किया जा सकता है। एनर्जी को केवल वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। According to conservation of electric charge can neither be created, तो हम ये बोल सकते हैं electric charge can neither be created nor be destroyed but can only be transferred one body to another body। That means इलेक्ट्रिक चार्ज को ना ही तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब कि इस यूनिवर्स का जितना भी चार्ज है, इस यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट है, उनका जितना भी टोटल चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स हम इसको अलग तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल रहेंगे। जितने इस यूनिवर्स में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही इस यूनिवर्स में निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। ऐसे ही किसी भी हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट भी इनिशियली न्यूट्रल होता है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही निगेटिव चार्ज होते हैं।
यदि हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें हम वर्क कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है जिसे आपस में रब कराया गया, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, इसे आपस में रब कराया गया। ये दोनों मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाते हैं। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ये दोनों बॉडी प्रेजेंट है, दोनों बॉडी मिलकर एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाएंगे। इस आइसोलेटेड सिस्टम में जब दोनों बॉडी को आपस में रब कराया जाएगा तो जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपने फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। मान लेते ए के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्जेक्ट ए ने ऑब्जेक्ट बी को अपने फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। जितने इलेक्ट्रॉन बॉडी ए ने बॉडी बी को ट्रांसफर किया उतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएंगे, बॉडी ए में उतने ही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन बॉडी बी में बढ़ जाएंगे। मतलब हम क्या बोल सकते हैं इसे कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। रब कराने के पहले भी जो नेट चार्ज था और रब कराने के बाद में जो नेट चार्ज इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो हमें मिला वो दोनों कांस्टेंट थे। मतलब इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी उसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। द नेट चार्ज present inside any isolated system is always constant। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हमने रब कराए थे, रब कराने के पहले भी इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज था वही नेट चार्ज रब कराने के बाद भी इस आइसोलेटेड सिस्टम का रहेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ए ने बी को ट्रांसफर किया है उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑब्जेक्ट ए में कम हो गए। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इसके आगे की क्लास में हम हमारे चैप्टर से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो जितना भी चल रहा था वो सब बेसिक चल रहा था। इसके बाद हम कोलोन्स लॉ स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से।